हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन की जो नई बुक आई है, जिसमें 38वीं बीपीएससी से 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन के प्रश्नों को शामिल किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोग साइंस के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में साइंस के तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों विषयों के लगभग 350 से ज्यादा प्रश्नों को शामिल किया गया है। बीपीएससी पीटी में हर साल साइंस से लगभग 30 प्रश्नों को पूछा जाता है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो ये वीडियो उनको मार्क्स बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में किनमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन और नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और तांबा का परमाणु संख्या 29 होता है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है और ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है। और तरंगदैर्घ्य का एसआई यूनिट मीटर होता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, वेग को मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है और एक प्रकाश वर्ष जो है इसको लाइट ईयर कहते हैं, तो LY लिख रहे हैं। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। समय का SI यूनिट सेकंड होता है, गति का SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और प्रकाश तीव्रता का SI यूनिट कैंडेला होता है। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो प्रयोग होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है SiO2। नेक्स्ट है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है? यहाँ पे मापा होगा। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवृत्ति का SI यूनिट हर्ट्ज होता है और इसको H और Z से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड वेग या चाल का SI यूनिट है। रेडियन प्लेन एंगल का SI यूनिट है और वॉट जो है वो पावर का SI यूनिट है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति का इकाई वॉट होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का इकाई है, वोल्ट वोल्टेज का इकाई है और कूलम्ब चार्ज या आवेश का इकाई है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं जिस लाइट को हम लोग देख सकते हैं। तो 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम तक दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम। 3800 से कम तरंग दायरे वाले लाइट अल्ट्रावायलेट होते हैं और 7600 से ज्यादा तरंग दायरे वाले लाइट इंफ्रारेड लाइट होते हैं। नेक्स्ट है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? मतलब कि सौर विकिरण का स्पेक्ट्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 से 700 नैनोमीटर। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है 380 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक। तो उस लिहाज से सूर्य का जो विकिरण होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा साइक्रोमीटर से भी सापेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव्य या जल के तुलनात्मक घनत्व का माप किया जाता है। पायरोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया हुआ बल है। P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर पास्कल नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन बल का इकाई है और न्यूटन मीटर टॉर्क का इकाई है। नेक्स्ट है दाब का मात्रक है। दाब या प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं F बाई ए, मतलब फोर्स बाई एरिया। उसके बाद हम लोग फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू मास इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया को हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। मास का एसआई यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा प्रेशर का एक और मात्रक बन जाता है केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? क्वांटिटी दो तरह की होती है, सदिश और अदिश। वैसी राशि जिसमें दिशा के साथ परिमाण हो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं, और वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं, उसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार दाब जो है तो ये अदिश राशि है, जबकि बल, वेग और त्वरण ये तीनों सदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो यहां पर भी अदिश राशि पूछ रहा है। वेग, विस्थापन और टॉर्क ये तीनों सदिश राशि है, जबकि गति अदिश राशि है। गति को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर यहाँ पर विस्थापन होता तो वो सदिश राशि होता। नेक्स्ट है यदि धरती की घूमने की गति या घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य पर रखा पिंड का वजन। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाएगा। किसी भी परिक्रमा करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। गुरुत्वाकर्षण सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगेगा, जिसके कारण होता क्या है कि भूमध्य रेखा पर रखे हुए पिंड का वजन कम दर्ज किया जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति। किसी भी वस्तु की विमा में आए परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहा जाता है। बल का ऐसा यूनिट फोर्स होता है, दाब का पास्कल होता है और प्रतिबल का ऐसा यूनिट भी पास्कल होता है। नेक्स्ट है सही कथन चुनिए। पहला कथन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, तो ये गलत है। दूसरा कथन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ये कथन सही है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से अधिक होता है, जबकि बैगनी प्रकाश का फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति लाल प्रकाश से अधिक होता है। नेक्स्ट है बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, ये गलत है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है, तो ये भी गलत है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। नेक्स्ट है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है पानी पर जब साबुन की फिल्म बनती है या बुलबुला बनता है तो उसमें मल्टी कलर का रंग दिखाई पड़ता है, काफी सुंदर दिखाई देता है। उस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण जो बुलबुला होता है वो सुंदर और रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो देखिए परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उस लिहाज से धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस हुआ या केंद्रक हुआ, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में स्थित है तो उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। नेक्स्ट है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने को कहते हैं। जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तन होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, या सब्लिमेशन कहा जाता है।
कपूर जो है सब्लिमेशन के द्वारा उड़ जाता है, कपूर या नेफ्थलीन बॉल। जब कोई द्रव सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को वाष्पन कहा जाता है। जब कोई गैस तरल में परिवर्तित होती है तो उसे संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है। वो ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे त्रियक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, या ट्रिपल पॉइंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक आवेशित कण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर है जनरेशन के लिए। नेक्स्ट है रडार का आविष्कारक कौन था, तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिग्स बोसन। हिग्स बोसन एक मूल कण है जिसकी परिकल्पना 1964 ईस्वी में की गई थी और हिग्स बोसन की खोज करने वाले वैज्ञानिक पीटर डब्ल्यू हिग्स और डब्ल्यू एगलर्ट हैं और इन्हें वर्ष 2013 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में। सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था, रमन इफेक्ट के लिए। और भारत में अब तक कुल 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 ईस्वी में। और अभी रिसेंटली अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की खोज की थी और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन ए हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस मिलीमीटर में हैं, तो इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और माइक्रोन को म्यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पर हम लोग फ़ारेनहाइट का वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी सेल्सियस का वैल्यू पुट करेंगे 9/5 इंटू 40 प्लस 32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 प्लस 32 इज इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी मिश्रण के विभिन्न पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, और ये प्रश्न 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन 2022 को पूछा गया था और ये एग्जाम 30 सितंबर को हुआ था। तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गैलीलियो के अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं और उसके बाद न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले गैलीलियो ने गति का नियम दिया था। नेक्स्ट है लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करती है, तो लोलक की काल अवधि लोलक के लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और लोलक की काल अवधि होती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी और यहाँ पर पाई और जी जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट है बल गुणनफल है, तो बल का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बल का एसआई यूनिट होता है
न्यूटन। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण या एक्सेलरेशन किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ पर v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी है और t जो है समय है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये वह प्रतिक्रिया बल है जो कि अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है और इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आयतन। आयतन को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो संवेग का फॉर्मूला होता है या मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी और यहाँ पे पूछ रहा है संवेग और वेग के अनुपात से। तो P बाई V संवेग और वेग के अनुपात से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? द्रव्यमान प्राप्त करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर के बराबर होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम 10 टू द पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 टू द पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर। नेक्स्ट है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे, उस समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति के द्वारा कोई दबाव नहीं पड़ता है, जिस कारण उसके द्वारा लगा हुआ बल शून्य के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रही है तो ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था जो कि मई में हुआ था। निर्वात की स्थिति में वायु का प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है, जिस कारण रबर की गेंद, लकड़ी की गेंद और पंख समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। और अनुदैर्घ्य तरंग उस तरंग को कहा जाता है जिसमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में या विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा। ऑप्शन ए रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अगर एक साथ रख दिया जाएगा तो ऊर्ध्वपातन के कारण नेफ्थलीन बॉल कुछ समय के बाद वाष्प बन जाएगा और रेत अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति का इकाई होता है वाट, एम्पियर करंट का, वोल्ट वोल्टेज का और कूलम चार्ज का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, ये सही है। एम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ या विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ये भी सही है। और गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो ये गलत है। गैल्वेनोमीटर से बहुत छोटी विद्युत धारा को मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं विद्युत धारा को मापा जाता है। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है बैटरी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हम लोग सोलर सेल के द्वारा किया जा सकता है, सोलर प्लेट्स के हेल्प से किया जा सकता है। नेक्स्ट है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी। तो बिजली के खर्च को हम लोग किलोवाट आवर में मापते हैं, जो कि पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय
1000 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर जो है वो पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000 के बराबर होता है और ये 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे तक जल रहा है, तो जो यूनिट कंज्यूम होगा वो होगा 1 यूनिट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 इकाई। नेक्स्ट है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि समानांतर प्रतिरोध को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। सर्किट है, एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम दिया हुआ है और दूसरे प्रतिरोध का मान निकालना है कि क्या है, और इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध जो है वो क्या है, 1.403 किलो ओम। पैरेलल रेजिस्टेंस या समानांतर प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R का वैल्यू दिया हुआ है 1/1403 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/R2। तो यहां से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो R2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमो। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में भी मोटर ही परिवर्तित करता है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से गति आता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत मोटर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में हम लोग हीटर के माध्यम से बदल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग जनरेटर या डायनेमो का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा को हम लोग एम मीटर से मापते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है और पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मापा जाता है, विभवांतर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। एम मीटर से मापी जाती है। रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, 64वीं में भी पूछा गया था और 65वीं में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा गुजारी जाती है तो वो रंगीन पट्टियों में बट जाती है और वो 7 रंग है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस दूरी है। तो ऐनक की शक्ति डी को हम लोग लिखते हैं 1/f डायोप्टर। डायोप्टर जो है ऐनक के पावर का एसआई यूनिट है और यहाँ पर f फोकस दूरी है। तो 2 इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 1/2 मीटर, 0.5 मीटर, और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फोकस दूरी हमेशा मीटर में लेंगे। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर की ओर हमेशा संकेत करती है। नेक्स्ट है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। चुंबकत्व के आधार पर फैराडे ने पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, या अणुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक पदार्थ। डायामैग्नेटिक पदार्थ या प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे चुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से आकर्षित होते हैं और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर प्लैटिनम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं और उसका उदाहरण है लोहा, निकेल, कोबाल्ट
आदि। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तिशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें प्रकाश पर वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव धातु है जिसका उपयोग नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज एक तार का छोटा टुकड़ा होता है जो कि टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका गलनांक काफी निम्न होता है जो कि शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग या वोल्टेज के बढ़ जाने के कारण ये गलकर टूट जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को टाला जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण है, तो इसका सही उत्तर है शून्य प्रागम्यता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अतिचालक पदार्थ चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेती है और इसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देती, अतः इसकी चुंबकीय प्रागम्यता शून्य होती है और अतिचालक का प्रतिरोध शून्य होता है, जिस कारण इलेक्ट्रिक करंट इसमें आसानी से फ्लो करता है। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। जब किसी अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और वो कुचालक से सुचालक की तरह काम करने लगता है। नेक्स्ट है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। यह क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है री एग्जामिनेशन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। जब किसी संवाहक के दोनों सिरे को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो उसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और विद्युत धारा के साथ साथ संवाहक के लंबाई और ऊष्मा के विकास का अवशोषण की घटना होती है, जिसे थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका कम ठंडा लगता है। नेक्स्ट है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे के द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान, तो इसका सही उत्तर है बढ़ जाएगा। कमरे में रखा फ्रिज का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान थोड़ा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। पहला है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, तो सही है ये। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो ये गलत है। एक्रेलिक एक कृत्रिम ऊन है और रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, गलत कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये सही है और ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग
अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? किसी भी वेव में दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं और जो हाईएस्ट पीक है किसी भी श्रृंग का हाईएस्ट पीक या किसी भी गर्त का हाई लोएस्ट पीक जो होता है उसको हम लोग आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या सा नहीं बदलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि वेग तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूरदृष्टि दोष को दूर करता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य दर्पण का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है अवतल है। नेक्स्ट है, आवर्धक कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो छोटे चीज को बड़ा दिखाता है, तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, तो ध्वनि का वायु में वेग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, मतलब कि इसमें तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो आकाश के नीला लगने का कारण है लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं और इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले रंग का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं। यही कारण है कि आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का आवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अधिक घनत्व 4 डिग्री पर होता है और डेंसिटी न्यूनतम 4 डिग्री पर होता है पानी का। नेक्स्ट है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना होता है? यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 9/5 यहाँ पे C का वैल्यू 50 डिग्री रखेंगे प्लस 32, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 122 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी से भरे बीकर में बर्फ तैर रहा है, तो इसका मतलब है वो अपने आयतन के बराबर जल विस्थापित कर रहा है। बर्फ के टुकड़े पिघलने पर जल उसी आयतन को पूरा करेगा, जिस कारण जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव के कारण प्राप्त करती है और पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का कारण है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज्यादा श्यानता शहद में होती है। विस्कोसिटी दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे ज्यादा श्यानता सबसे पहले शहद में है, दूसरे नंबर पर खून का श्यानता सबसे अधिक है, तीसरे नंबर पर जल का और चौथे नंबर पर सबसे कम श्यानता वायु का है। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिक के संलयन के द्वारा होता है और नाभिक के संलयन वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है जब दो छोटे नाभिक के आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और उसमें काफी मात्रा में एनर्जी निकलती है और सूर्य के अंदर दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर के एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं और जिसमें काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। नेक्स्ट है वर्ष दीर्घतम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटो पर। प्लूटो का वर्ष सबसे ज्यादा दीर्घ होता है। इसकी कक्षीय परिक्रमण काल पृथ्वी से लगभग 248 वर्ष अधिक होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति सबसे निम्न कांच में होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस वस्तु का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा प्रकाश की गति उसमें सबसे न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है, तो सूर्य के प्रकाश धरती पर लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है और यहाँ पर सबसे निकटतम जो ऑप्शन है वो है 8.5 मिनट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो अप्रॉक्स 8 मिनट में। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा फास्ट नहीं है, जबकि बेसिक, सी और फोर्ट्रैन ये तीनों कंप्यूटर की भाषाएं हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन, जर्मेनियम इन दोनों का उपयोग होता है और यहाँ पर जर्मेनियम है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि तांबा और चांदी ये दोनों मेटल हैं और ये दोनों विद्युत के सुचालक हैं, जबकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और ये भी विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पहला है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और उसका द्रव्यमान नगण्य होता है, तो ये सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ये भी सही है। और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में डेटिंग में आदि में प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिक के विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई भारी परमाणु भार वाला तत्व कम परमाणु भार वाले तत्व में टूटता है, उस विखंडन में काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? और ये 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़े नाभिक के बनाते हैं और काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रेडॉन एक अक्रिय गैस है, जबकि हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाया जाता है।
नेक्स्ट है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 वॉट पर आधारित होता है। कितना पावर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उस पर ये आधारित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे भारी धातु यूरेनियम है और इसका परमाणु भार है 238.08 और इसका परमाणु संख्या 92 होता है। नेक्स्ट है इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 जुलाई 1992 को। 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2A छोड़ा गया है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? आवर्त सारणी में तत्वों को 3 भागों में रखा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। इसमें गैस शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लेवोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? समान दाब और ताप पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये एवोगाद्रो का नियम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राहम के नियम के अनुसार किसी नियत ताप और दाब पर गैस के विसरण का दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है और किसी भी तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 20, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। तो द्रव्यमान संख्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के संख्याओं का योग होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में जिसका एटॉमिक नंबर 94 है और एटॉमिक वेट 242 है के नाभिक के में न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 94 है और एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है वो कितना है 242 है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 242 माइनस 94, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 148। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लूटोनियम में 148 होगा। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक कहा जाता है जिसमें परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उसको उस तत्व का समस्थानिक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फैराडे स्थिरांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है और इसका मान होता है 96485 जूल पर मोल। नेक्स्ट है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो पीएच मान उदासीन विलयन का 7 होता है और शुद्ध पानी का 7 होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है क्षारीय विलयन का। उदासीन का 7 के बराबर होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान है। तो पानी का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से 14। नेक्स्ट है एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता। यहाँ पर बोल रहा है पीएच 3 से 6 बदलता है, तो चेंज इन पीएच हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेते हैं माइनस लॉग H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और यहाँ पर पूछ रहा है H प्लस आयन कितना होगा। तो चेंज इन पीएच हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू 3। तो H प्लस आयन निकालेंगे 10 टू द पावर माइनस 3, एंटी लॉग लेंगे
तो यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1000, मतलब के 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन एक लाल रंग धारित एक द्रव्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल द्रव्य है। और ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है और ये रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में या द्रव्य अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फोनेट। कपड़े को साफ करने वाला डिटर्जेंट एक सल्फोनेट है। नेक्स्ट है एक तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें कई खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। और पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, जिसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो दिए हुए ऑप्शंस के अनुसार सबसे भारी धातु प्लैटिनम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका घनत्व है 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर भारी धातु होने का मतलब है घनत्व से पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भारी प्लैटिनम है। नेक्स्ट है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो उससे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसको जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो जिप्सम बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO और बुझा चूना का फॉर्मूला होता है CaOH2। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaSO4 होल 2 H2O। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। CaSO4 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है। जब कार्बन का दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे अल्कीन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अल्कीन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और अल्काइन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CnH2n-2। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे इथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और इसका सूत्र होता है CH3COOH। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग होता है और इसका सूत्र होता है H2SO4। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है खनिज या मिनरल क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अकार्बनिक ठोस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। 9 अगस्त 1945 में
नागासाकी में फैट मैन नाम का बम गिराया गया था और इसमें विस्फोटक के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा बम हिरोशिमा पर गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय और उसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सोडियम है, तीसरे नंबर पर कैल्शियम है और चौथे नंबर पर आयरन है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। मूल रूप से श्वेत धातु लेड और लिथियम या अन्य धातु जैसे कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें निकेल उत्प्रेरक का कार्य करता है और यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हाइड्रोजन और निकेल यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। तो ये सही है और इसका उदाहरण है सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। जबकि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। ये दोनों प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट है आयोडीकृत लवण में रहता है। तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना भौतिक गुण टेबल साल्ट के समान होती है और इसका उपयोग आयोडीकृत लवण में किया जाता है। नेक्स्ट है खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाने का लवण एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया के बाद बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिक का मूल तत्व जो है अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो केरोसिन में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरोसिन तेल जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका आणविक सूत्र C4H10। मीथेन का होता है आणविक सूत्र CH4 और यह बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्रमुख घटक है? तो LPG का प्रमुख घटक ब्यूटेन है और प्रोपेन है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। LPG में मुख्यतः 65% ब्यूटेन होता है और 35% प्रोपेन होता है और इसमें गंध के लिए इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है क्योंकि LPG गंधहीन और अति ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका सूत्र होता है CH2 CCH3 CHCH2। ये आइसोप्रीन का सूत्र है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विनाइल क्लोराइड PVC का एकलक है। क्लोरोप्रीन सिंथेटिक रबर का एकलक है। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। तो ये कथन गलत है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अपरूप है और दोनों के क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। उनकी कठोरता समान है। तो ये गलत है। हीरा सबसे कठोर होता है
जबकि ग्रेफाइट कम कठोर होता है। उनकी विद्युत चालकता समान है, तो ये भी गलत है। हीरा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं क्योंकि दोनों कार्बन का अप्रूप है, जिस कारण उनका रासायनिक गुण एक समान होता है। तो वो एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर का या ब्रीथलाइजर का उपयोग किया जाता है। ये एक तरह का उपकरण है और किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। तो ब्रेथ एनालाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलियम जो है वो अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं। ग्रीन हाउस गैस वो है जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय आवरण विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है और उसमें प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये चारों जो है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी, कंटिन्यूअस रिपीट किया गया है, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ई यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। जब पेट्रोल और डीजल दोनों ऑक्सीजन की कमी के कारण पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, तो उससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है CO। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, साबुन ग्रीस को हटाता है। तो साबुन ग्रीस को पाइसीकरण के माध्यम से हटाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एस्पार्टेम, तो ये एक तरह का कृत्रिम मधुरक है। फ्रेओन प्रशीतक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है और बेनाड्रिल ये एक प्रतिहिस्टामिन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है, फ्रेओन प्रशीतक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? वातावरणीय प्रदूषण और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं और इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और अम्लीय वर्षा में सामान्यतः 70% सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, H2SO4, और अम्लीय वर्षा में H2SO4 और नाइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा कारखानों से भी हो सकती है, पेट्रोल से जो धुआं निकलता है उससे भी होती है, कोयले जलाने से भी होती है और लकड़ी जलाने से भी होती है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ या ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 3 बार लगातार रिपीट हुआ है ये, 42वीं में, 44वीं में और 46वीं बीपीएससी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? तो अनबुझा चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया होता है। ठीक है, CaOH चूने का पानी या लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है और चूने का पानी लाइम वाटर दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी हैं, ये दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है और इसमें 2 से 3% जिप्सम भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का तनु विलयन का उपयोग होता है और इलेक्ट्रोड के लिए लेड डाइऑक्साइड तथा स्पंजी लेड से बनी प्लेटों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होती है? तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, ये तीनों कार्बन का अपरूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन तीनों में कार्बन पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे सख्त है। तो इसका सही उत्तर है हीरा। दिए गए विकल्पों में सबसे हार्ड हीरा है। नेक्स्ट है, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग परिरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है, पारद धातु मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु पारायुक्त मिश्र धातु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है, या हम कह सकते हैं बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। नेक्स्ट है, गोबर गैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बीपीएससी 67वीं प्री में पूछा गया है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गोबर गैस में लगभग 50 से 75% तक मीथेन गैस पाया जाता है और मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? समान ताप पर द्रव्य अवस्था में पारा पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से जो धुआं निकलता है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक एसिड की वजह से होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसिटिक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। टार्ट्रिक एसिड इमली या टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो वाहनों से निकलने वाली गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हाइड्रोकार्बन भी उत्सर्जित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, ये तीनों। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही अधिक कठोर होता है और कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है और रुटाइल से टाइटेनियम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो क्लोरीन के कारण स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है और क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Cl2। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब जलाया जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो पानी बनेगा। नेक्स्ट है, सोने को घोला जाता है। सोने को एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है और एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 रेशियो में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड
कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो कांच से ये अभिक्रिया करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करता है और बोतल में विस्फोट हो जाता है। इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का सूत्र होता है H2F। नेक्स्ट है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। तांबे को वायु में थोड़ी देर रखने पर उसके ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है और ये वायु की उपस्थिति में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है और इसे पटीना कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं? तो इसका सही उत्तर है एस्ट्रोंशियम के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्ट्रोंशियम लवण जैसे एस्ट्रोंशियम नाइट्रेट, एस्ट्रोंशियम कार्बोनेट, एस्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन एक ईस्टर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है C3H5N3O9। नेक्स्ट है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित गैस को द्रवित किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, इसलिए इसमें दाब मापक नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा हेमेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिंच ब्लेड से रेडियम और यूरेनियम ये दोनों प्राप्त किया जाता है। मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है। तो ये कथन गलत है। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय नहीं होता है। विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का होता है, ये सही है। ये एक ऑक्सीकारक है, तो ये भी सही है। जब विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस निकलती है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी सही है। जब विरंजक चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो CaSO4 और H2O प्लस Cl2 गैस मतलब के क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जल में अधिक विलय होता है। ये गलत है। नेक्स्ट है, जिस धातु क्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो कहते हैं? तो प्रगलन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रगलन की क्रिया में अयस्क के उपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु संगलित या मिश्रित या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व होगा, तो पीतल में एक भाग जस्ता जिंक और दो भाग तांबा है। पीतल का 3 अणु बनेगा, तो जिंक का घनत्व है 7100 और कॉपर का घनत्व है 2 गुने 8900। दो भाग है तो 8900 गुने 2 होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पीतल का जो घनत्व बनेगा वो बनेगा 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता के मिलने से बनता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेप की विधि में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्तन को ऋण ध्रुव पर और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर बनाया जाता है। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणात्मक हो जाता है, जिससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। नेक्स्ट है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है?
तो इसका सही उत्तर है यह लंबे समय तक बढ़ता है और ये आंसर बीपीएससी के द्वारा माना गया था। लोहे में जब जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाता है, लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय के बाद जंग के कारण लोहे की खत्म होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इससे लोहे का वजन कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहले बढ़ता है फिर घटता है, मगर बीपीएससी ने यह लंबे समय तक बढ़ता है इसको सही आंसर माना था। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से इसमें कठोरता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा और क्रोमियम का, ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ई नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, लोहा और क्रोमियम का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश बीटा किरण में पाया जाता है, अल्फा किरण में धनात्मक आवेश होता है और गामा किरण में कोई भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2-8 जो है अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2-8-7 ये हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2-8-8 ये भी अक्रिय गैस अर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और 2-8-8-2 ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये एक धातु है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है CO समूह का आबंध क्रम क्या है। तो CO समूह का आबंध क्रम 3 है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आबंध क्रम एक संख्या है जिससे पता चलता है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। नेक्स्ट है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। जिस तत्व में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो किसी तत्व के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का सूत्र होगा वो होगा XH4, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक के घोल से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो ये कथन सही है। शुद्ध जल में जब नमक घोला जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं जल का क्वथनांक घट जाता है, तो ये कथन भी सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है, और जल में जब मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही कथन है और ये 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन प्री में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भारी पानी वह पानी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है और भारी पानी का सूत्र होता है D2O और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइसोटोप में
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होता है। नेक्स्ट है दूध उदाहरण है। दूध जो है वो कोलाइडी विलियन और इमल्सन इन दोनों का उदाहरण है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई प्रकार होते हैं जैसे एरोसोल, इमल्शन, जेल आदि। और दूध इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध एक तरह का कोलाइडी विलियन भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। और ये 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहल का फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद जो बनता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेज का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है सूत्र। और शुगर का C12H22O11 सूत्र होता है। नेक्स्ट है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये चारों पाया जाता है क्योंकि यूरिया का सूत्र होता है CONH2 नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक तरह का शोधन अभिकर्ता है, क्लीनिंग एजेंट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है पीतल में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो पीतल में तांबा और जस्ता पाया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक दोनों। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और अल्फा धन आवेशित है, बीटा ऋण आवेशित है और गामा में कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है। तो हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है 21%। तीसरे नंबर पर 0.93% अर्गन पाया जाता है, ऑर्गन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो है 0.03%। नेक्स्ट है वायु एक। तो वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रीन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट है हास्य गैस क्या है? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। त्वचा कैंसर। तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण, इसे डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। पहला प्रश्न है पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और डार्विन के द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को
डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो दिए गए विकल्पों के अनुसार पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन ये दोनों एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल में लगभग 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और केचुआ को किसानों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पाराध्वनि किरणें या अल्ट्रासाउंड वेव्स का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल उसे कहा जाता है जब फल का निर्माण अंडाशय में होता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल या फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। और इसका उदाहरण है सेब, काजू, नाशपाती आदि। तो यहाँ पर सेब इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पाइन, फर, सप्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनावृत बीजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी कहा जाता है और ये कोनधारी वृक्ष होते हैं। और आवृत बीजी उन्हें कहा जाता है जिस पौधे में बीज फल के अंदर होता है और इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। एक बीज पात्री पौधे उन पौधे को कहते हैं जिनमें सिर्फ एक बीज होता है और द्विबीजी पात्री पौधे उन पौधे को कहा जाता है जिस पौधों के बीजों में दो पात्र होते हैं। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क पुष्पकली, ऑप्शन डी। लौंग जो है शुष्क पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अदरक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि अदरक के अंदर नोड और इंटरनोड उपस्थित होते हैं जो कि तने का एक विशेष लक्षण है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा नोड और इंटरनोड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नेक्स्ट है, परागन की सुपरिभाषा है 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। परागन में पुष्प के पराग केसर के परागकण स्थानांतरित होकर पुष्प के स्त्री केसर या क्लोम छिद्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को परागन कहते हैं। नेक्स्ट है, पादप कली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें कहा जाता है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जीरोफाइट शुष्क आवासों या मरु प्रदेशों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को कहा जाता है और जो पौधे पानी में पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लवण मृदोभिद पौधे या हेलोफाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क की निगरानी के लिए। ईईजी का उपयोग मस्तिष्क की निगरानी के लिए होता है और हृदय की गति की निगरानी के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड लाइट का उपयोग
मांसपेशियों में दर्द के उपचार के उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक ने की थी। ठीक है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक ने की थी, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जबकि जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया था। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी कारक डीएनए है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है और शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो कि एक सरल शर्करा है और यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों और उत्तकों तक पहुंच जाती है और यकृत एवं मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% तक पानी होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 70% तक पानी होता है। नेक्स्ट है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी2 को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, जबकि विटामिन डी3 को केलोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है और विटामिन बी6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो यकृत में होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, रेटिनॉल, जीरोफ्थैल्मिया, ये सही है, रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया होता है। टेकोफेरॉल, बेरीबेरी, तो ये गलत है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है और इसकी कमी से जनन शक्ति कम होती है। साइनोकोबाल्मिन, रक्त अल्पता, ये सही है। एग्रोकैल्सिफेरॉल, रिकेट्स, ये भी सही है। साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है और एग्रोकैल्सिफेरॉल विटामिन डी2 का रासायनिक नाम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। टेकोफेरॉल की कमी से बेरीबेरी नहीं होता है। बेरीबेरी विटामिन बी1 या थायमीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, विटामिन बी1 संतरा, ये गलत है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल, ये सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, ये भी सही है और विटामिन के अल्फा अल्फा, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन बी1 संतरा, तो ये गलत है। संतरा जो है विटामिन सी का स्रोत है और इसमें विटामिन बी1 बहुत कम पाया जाता है और विटामिन बी1 का स्रोत है मूंगफली, आलू और सब्जियां। नेक्स्ट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है, तो विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन और इसकी कमी से नर्वस सिस्टम की कायिकी गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग। नेक्स्ट है, आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन में रक्त केवल रक्त के प्रकार से ही नहीं बल्कि आरएच फैक्टर में भी संगत होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। नेक्स्ट है,
लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु केचुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन में पूछा गया है। केचुए में आरबीसी का अभाव होता है। नेक्स्ट है, इसमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब जो है एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। एम मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और एस्फेरोमीटर से किसी भी कर्व सरफेस का रेडियस मापा जाता है। और स्वस्थ मनुष्य का एवरेज ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। नेक्स्ट है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो वृक्क जो है वो एक दिन में लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है और लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। अतः वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन है। तो इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है। इंसुलिन पैंक्रियास के लैंगरहैंस के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है और हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इंसुलिन का मुख्य कार्य ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन हार्मोन है। नेक्स्ट है, महिला सेक्स हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। और दूध पालने वाले अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगवाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन में मिली होती है और थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि स्थित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क में। पीयूष ग्लैंड मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद ऑक्सीजन गैस है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा के ग्रहण कर वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति स्रोत है। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत कहा जाता है और राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण बीज में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है और अंकुरन के प्रक्रिया फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्लोरमफेनिकोल और सल्फागुआनिडीन ये दोनों एंटीबायोटिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलजन्य रोगों का। टाइफाइड और कॉलरा जलजन्य रोग का उदाहरण है और टाइफाइड और कॉलरा जीवाणुजनित रोग है। नेक्स्ट है, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि अल्फा टॉक्सिन्स के द्वारा प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण
तिल्ली या पलीहा, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो कि गश्ती सेना के भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। नेक्स्ट है ऑन्कोजिन संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रोग से। ऑन्कोजिन कर्क रोग से संबंधित है। ऑन्कोजिन एक सामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ब्लड कैंसर के रोकथाम में फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 इन दोनों का उपयोग ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनी विकिरण। आयनी विकिरण वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उसका उपचार में भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन सी। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस ब्लड प्रेशर, जल का उपापचयन, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि नियंत्रित करता है। थैलेमस दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है और यह भी मस्तिष्क का भाग है। और सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। और मेडुला का कार्य है उपापचय, रक्तदाब, ग्रंथि स्राव और हृदय की धड़कन तथा श्वसन का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है और इससे पहले यह क्वेश्चन 64वीं में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जीन के सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण या सफलिंग से। नेक्स्ट है डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था। तो डीएनए को सर्वप्रथम आर्थर कॉनबर्ग ने अंतःपात्र में बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका का आविष्कार किया था और जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था और रॉबर्ट हुक ने सेल या कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड कार्लसन को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोलॉजिस्ट एडवर्ड कार्लसन को वर्ष 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 14 नवंबर। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2022 के डायबिटीज दिवस का थीम था एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। नेक्स्ट है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। नेक्स्ट है अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है री एग्जामिनेशन में। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण नाइट्रोजन जन्य पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है विषाणु की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो इसका सही उत्तर है HIV एड्स के लिए। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में
डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था? नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी? लुएनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीका की खोज की थी 1796 ईस्वी में। रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी और जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी या एंटीसेप्टिक की खोज की थी। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो है? तो इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कणीय तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक तरह का वायु प्रदूषक। कणीय तत्व या पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कण या तरल के सूक्ष्म बूंदों तथा सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है और ये वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है संवाहनी या वस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू के सहायता से। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है और फ्लोएम टिश्यू से पौधों के अलग अलग हिस्सों में खाना पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए भी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी और सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ है। नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑरोलॉजी में माउंटेन्स और उसके फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया जाता है और सेरोलॉजी में ब्लड सीरम के बारे में पढ़ाई किया जाता है और जियोलॉजी में पृथ्वी के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है कैशरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 जोड़ी। कैशरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं। कपाल में 8, मुख में 14, कंठिका में 1 और कान में 6 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के खोपड़ी में कपाल, मुख और कान की हड्डियां शामिल होती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी? तो इसका सही उत्तर है ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत, जिसको कृतंक कहा जाता है या इंसीजर्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि नाइक्टेटिंग मेम्ब्रेन, आर्लिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये तीनों अवशेषी अंग हैं। नाइक्टेटिंग मेम्ब्रेन आंख में होती है और आर्लिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना ये कान में होता है और अपेंडिक्स बड़ी आंत में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंजाइम। इंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है और जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं इंजाइम की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसका मुख्य स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद आदि।
विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, जबकि कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो एस्कॉर्बिक एसिड है। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है टार्ट्रिक एसिड, टमाटर, इमली आदि में पाया जाता है और साइट्रिक एसिड नींबू, संतरे आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है इलुनिन प्राप्त होता है तो इलुनिन डहलिया के जड़ों से प्राप्त होता है और इलुनिन एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो 80% से अधिक सेल में जल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। आधुनिक खोजों के अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि प्रोटोजोआ का उद्भव 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रोमैग्नान मनुष्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रोमैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है और यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा तथा पूरी तरह से सीधा था। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक है तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है। नेक्स्ट है कवक पौधों में नहीं पाया जाता है और ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर बीपीएससी के द्वारा पर्णहरित माना गया है। ऑप्शन सी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करती है जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है और कार्बनिक भोजन के बदले कवक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र केशरुक रज्जु में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पाइनल कोड में है। नेक्स्ट है विकास का कारण है तो इसका सही उत्तर है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में एसिटिलीन द्वारा फल पकाने में प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन के द्वारा पकता है। ठीक है, और कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजों से और तना काट से, दोनों से माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इन दोनों से। नेक्स्ट है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। पानी मिट्टी से जड़ों में प्रसरण की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि, तो इसका सही उत्तर है वो श्वास नहीं ले पाती। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं तो जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं और मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हेमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, आरबीसी में। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से
मधुमेह रोग हो जाता है और हेमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया होता है। नेक्स्ट है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है वो विषाणु के द्वारा होता है और एड्स के विषाणु का नाम है HIV, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है निमोनिया एक संक्रमण है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ों का। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दो फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है और यह संक्रमण विषाणु, जीवाणु, कवकों आदि के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है स्त्रियों की तुलना में मनुष्य अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में दो एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें एक एक्स जो वर्णांधता का जीन वाहक है और दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोसोम है जो उसे संतुलित कर देता है। परंतु पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके कारण पुरुष जो है वर्णांधता से पीड़ित हो जाता है। इस तरह से महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती है, जबकि पुरुष रोग से ग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन एक पेड़ से प्राप्त की जाती है। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक दवा है और ये पेड़ की छाल से प्राप्त होती है और उस पेड़ का नाम है विलो। नेक्स्ट है निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? स्कर्वी, थायमीन, तो ये गलत है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और थायमीन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। ट्यूबरकुलोसिस एटीएस, तो ये भी गलत है। एटीएस जो है टेटनस का वैक्सीन है और ट्यूबरकुलोसिस के बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। मलेरिया, क्लोरोक्विन, तो ये सही है। मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे रंग का प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। नेक्स्ट है पेड़ एवं पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो इसका सही उत्तर है फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन डी। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाना तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर खाद्य का संश्लेषण करती हैं और इसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीट भक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरन से पुनः पौधा बनता है। नेक्स्ट है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा भोजन का भंडारण और पौधे को आकार देने में भी मदद करता है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन का भंडारण करने में भी मदद करता है और साथ ही पौधों की पत्तियों, फूलों, फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोआ का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट है एस्प्रिन है तो एस्प्रिन एक तरह का एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 38 से 42% तक। नेक्स्ट है तना काटकर आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर से गन्ने के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प
रिफ्लेशिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और उन्होंने अपनी खोज में आनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स है। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है वो स्तनपायी जलीय जंतु है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्तनी में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षय रोग से मरते हैं। नेक्स्ट है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रात के समय पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, सबसे मीठी चीनी है। तो सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट है, शर्कराओं में सबसे मीठी है तो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र पीछे का भाग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव जीव का आगे का छोर मीठे, पीछे का भाग कड़वा और पार्श्व किनारे का भाग तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है, मटर पौधा है। तो मटर शाक पौधा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मटर शाक कुल का द्विबीजी पौधा है और यह रबी फसल है और इसकी मुख्य प्रजाति स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि हैं। नेक्स्ट है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन। फलियों में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम उस स्थिति में हम लोग जो है द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उत्पादक पौधे हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी जंतु और मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता हैं और मानव एवं अन्य जीव सर्वहारी हैं। तो जब हम सिर्फ मांस खाते हैं बकरी या भेड़ का तो उस स्थिति में हम लोग द्वितीय उपभोक्ता हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से जुड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।